मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास खेती के 40 सहस्राब्दी। अध्याय 6 महान अंधकार युग। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL खेती की 40 सहस्राब्दियाँ। C6 महान अंधकार युग। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 6 महान अंधकार युग। अनुवादक स्ट्रिवोन एश, संपादक जेफ्री लांसेंट। लियाओ की भौहें कांपने लगी, उसका रंग कुछ गंभीर था। महान अंधकार युग की अवधि कल्टीवेटर सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण थी। इतना कि कोई कह सकता है कि महान अंधकार युग ने सभ्यता को 2 अवधियों में विभाजित किया, शास्त्रीय खेती अवधि और आधुनिक खेती अवधि। यह एक असाधारण विशिष्ट प्रश्न था। हालांकि इसके बारे में सभी को पता था, लेकिन इसका विस्तृत उत्तर देना आसान नहीं था। एक पल के लिए गहराई से बुदबुदाते हुए लियाओ के विचार बिजली के साथ घूम गए और टेलीपैथिक रूप से ऊपर की ओर उड़ते हुए बोले, पूर्वजों के कृषकों ने मृत्यु के बिना शाश्वत जीवन को अपनी महत्वाकांक्षा के रूप में रखा, एक अतुलनीय प्राचीन कृषक सभ्यता का निर्माण किया जो वैभव से भरपूर थी। उन्होंने शोधन और फाउंडेशन चरणों से लेकर ओरिचिलकम और मोनाड चरणों तक, क्लेश असेंशन और ट्रू इमोर्टल चरणों तक स्थापित किया। अमरता प्राप्त करने के लिए ये उनकी प्रणाली में आरोही चरण हैं। इसके अलावा पथ की इस पट्टी पर बहादुरी से आगे बढ़ने का अर्थ है जीवन की सीमाओं को लगातार तोड़ना और सितारों के अंतहीन समुद्र की ओर बढ़ना। जब प्राचीन कृषक सभ्यता अपने चरम पर थी, तो प्राचीन कृषकों द्वारा एक के बाद एक वृहत हजार विश्वों की स्थापना की गई। उन्होंने सितारों के अंतहीन समुद्र के माध्यम से चलने के लिए प्राचीन ट्रांसमिशन संरचनाओं का निर्माण किया, जिससे सितारों और दुनिया के बीच इच्छानुसार यात्रा की अनुमति मिल सके। वे उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्होंने समय के अंतिम रहस्य की खोज शुरू कर दी। प्राचीन कृषक सभ्यता के निरंतर विकास के साथ प्राचीन कृषक अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गए, उनका जीवनकाल लंबा और लंबा हो गया और उनके द्वारा जब्त किए गए संसाधनों की मात्रा बड़ी और बड़ी हो गई। जब प्राचीन कल्टीवेटर सभ्यता अपने शुरुआती चरण में थी, तो 3000 दुनियाओं में केवल कई सौ ओरिचिलकम स्टेज कल्टीवेटर और दर्जनों मोनेड स्टेज कल्टीवेटर थे। पुराने के अपोथेसाइज्ड शैतान और क्लेश चढ़े हुए सच्चे सम्राट अनसुने थे। दर्जनों विश्वों में हजारों वर्षों के बाद केवल एक ही प्रकट हो सकता है। वे एक ऐसा अस्तित्व थे जो बहुत ही कम और दूर दूर तक था। यह अध्याय मूल रूप से NOVB के माध्यम से साझा किया गया था। लेकिन जब प्राचीन कृषक सभ्यता अपने बाद के चरणों में पहुंची, तो उच्च स्तर के कृषकों की संख्या में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, जो एक ज्यामितीय श्रृंखला की तरह कारक से गुना हो गया। इस समय के दौरान एक कहावत थी, मोनेड्स कुत्तों की तरह असंख्य थे और एपोथेसाइज्ड उन्हें घुमाने में खुश थे। और इसलिए कई उच्च स्तरीय कृषक थे, सभी को खेती करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक कृषक अमरता की अंतिम अवस्था तक पहुंच गए। संसाधनों के प्रति उनकी लालसा भी एक अंतहीन सीमा तक पहुंच गई है। शुरुआत में ग्रेटर थाउजेंड वर्ल्ड्स पर संसाधनों के दोहन के माध्यम से उच्च स्तर के कृषकों की लालच को संतुष्ट करना संभव था। लेकिन हजारों वर्षों के दौरान संसाधनों को नष्ट करने के बाद, लगभग 5000 दुनियाओं की खोज करने और एक पूरी सहस्राब्दी बिताने के बाद, प्राचीन कृषक सभ्यता को ग्रेटर हजारों दुनिया का एक भी नया अस्तित्व नहीं मिला। दुनिया सीमित है, लेकिन खेती करने वालों की मांगें असीमित हैं। पूर्वजों ने इस सच्चाई को समझने के लिए एक सहस्राब्दी खर्च की। स्वाभाविक रूप से गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि कृषकों ने प्राकृतिक संसाधनों पर लड़ाई लड़ी। 3000 वर्षों तक गृह युद्ध पूरे हजारों विश्वों में फैला रहा। प्राचीन साधक जो गहरा जादू कर सकते थे और प्रकृति को बदल सकते थे, हर तारे पर वध में लगे हुए थे। ग्रह जल उठे और प्राचीन संचरण संरचनाएं नष्ट हो गईं। क्रिस्टल युद्धपोतों में एक के बाद एक विस्फोट हुए और अमर होने का दावा करने वाले उच्च स्तर के कृषक एक एक करके गिर गए। ओरिचिलकम सीजर्स और ओल्ड मोनाड डेविल्स उन नश्वर प्राणियों की तरह थे जिनके साथ उन्होंने एक बार चींटियों की तरह व्यवहार किया था, जो बेकार तोप के चारे में बदल गए थे। ग्रहों के विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त हमलों से वे बिखरी हुई राख और धुएं में बदल गए। उद्धरण चिन्ह। गृह युद्ध के बाद के चरणों के दौरान 70% से अधिक ग्रेटर थाउजेंड वर्ल्ड नष्ट हो गए थे और अनगिनत ग्रेटर थाउजेंड वर्ल्ड के कनेक्शन मास्टर वर्ल्ड से अलग हो गए थे। 90% से अधिक उच्च स्तरीय कृषक राख में बदल गए। शेष निचले स्तर के किसान बर्बादी के बीच मौत के दरवाजे पर संघर्ष करते रहे। ऐसा लग रहा था कि गृहयुद्ध समाप्त होने वाला है। संभवतः एक नए शांतिपूर्ण युग की शुरुआत होगी, जब तक कि एक अज्ञात ग्रेटर थाउजेंड वर्ल्ड पर एक अज्ञानी कृषक प्रतिभा ने छोटे चंचल आविष्कार का आविष्कार नहीं किया। इस कृषक प्रतिभा के नाम और संप्रदाय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड लंबे समय से खो गए थे। उनके शोधन के तरीके भी समय की हवाओं में बह गए थे। उन्होंने जो आविष्कार किया उसे आधुनिक समाज फाइंड गॉड वायरस कहता है। शायद उनकी विचार प्रक्रिया बहुत सरल थी, चूंकि पर्याप्त सैनिक नहीं थे, तो क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो युद्ध के मैदान में खेती करने वालों की जगह लेने के लिए आत्मा जानवरों की युद्ध क्षमताओं को बढ़ा सके। आखिरकार आत्मा की संख्या का कोई अंत नहीं था जानवर। वो सफल हो गया। जिन जानवरों को फील्ड गॉड वायरस द्वारा उत्प्रेरित किया गया था, अनगिनत एक बार विनम्र आत्मा वाले जानवर वध की भयानक मशीनों में परिवर्तित हो गए। युद्ध मशीनें बन गईं जिन्हें फील्ड बीस्ट्स के रूप में जाना जाता है। वे थके नहीं, वे डगमगाए नहीं, वे अमर प्रतीत हुए। छोटे से 10 वर्षों में इस कृषक प्रतिभा ने अपने ग्रेटर थाउजेंड वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए फील्ड बीस्ट्स की अपनी सेना पर भरोसा किया। उसकी फील्ड बीस्ट सेना की संख्या 1 करोड़ थी। अन्य दुनिया के कृषकों को पता चला कि उसने क्या किया है और प्रत्येक ने अपने स्वयं के पैशाचिक जानवरों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 100 साल के समय में फाइंड बीस्ट्स कृषक गृह युद्ध की मुख्य ताकत बन गए, जो सितारों के समुद्र के हर नुक्कड़ और कोने में उभरे। दुर्भाग्य से सभी कृषक 2 प्रमुख मुद्दों को समझने में विफल रहे। पहला, फील्ड गॉड वायरस में अत्यधिक शक्तिशाली आत्म प्रतिकृति क्षमता थी और यह हिंसक रूप से संक्रामक था।
दूसरा, जबकि फिend गॉड वायरस ने फिend बीस्ट्स की लड़ने की शक्ति को बढ़ाया, इसने फिend बीस्ट्स की बुद्धि को भी लगातार उस दर से बढ़ाया जो पहले अकल्पनीय थी। 100 वर्षों के क्रूर रक्त रंजित युद्ध के भीतर 10 अरब राक्षसी जानवरों की भारी संख्या उत्प्रेरित हो गई थी। मानव जाति से भी अधिक बुद्धि रखने वाली एक पैशाचिक जाति का जन्म हुआ। आखिरकार 3000 साल के गृहयुद्ध के अंतिम दिन फिend रेस जाग गई। सितारों के समुद्र के भीतर के सभी राक्षसी जानवरों ने अपने आकाओं के खिलाफ लगभग एक साथ विद्रोह किया, जैसे कि वे आतंक के अस्तित्व द्वारा संचालित किए जा रहे हों। काश्तकार, जो सदियों से बंद दरवाजों के पीछे छुपकर राजपरिवार की तरह रह रहे थे, अनुभवी राक्षसी जानवरों के सामने एक भी मौका नहीं टिक पाए। इसके अतिरिक्त फिend बीस्ट्स ने कृषक मानव समाज की प्रौद्योगिकी और कौशल को समझ लिया। आध्यात्मिक देशों को एक के बाद एक धराशायी कर दिया गया। संपूर्ण संप्रदाय पूरी तरह समाप्त हो गए। 100 वर्षों के भीतर फिend रेस ने उन किसानों का बेरहमी से शिकार किया जो सितारों के समुद्र के भीतर उनके जाल से बचने में कामयाब रहे। एक समय ऊंचे और ऊंचे खेतिहर किसान अब आवारा कुत्तों की तरह थे। वे सितारों के समुद्र के अंतरिक्ष समय में अंधेरे क्षेत्रों और दरारों में छिप गए, अंतहीन आतंक में जी रहे थे, आगे बढ़ने में असमर्थ थे। अगले 30,000 साल पूरी तरह से मानवता का महान अंधकार युग था। इस अनंत अंधकार के भीतर फिend रेस ने एक जबरदस्त फिend बीस्ट राजवंश की स्थापना की और पूरी मानव जाति को नीच गुलाम बना दिया गया। उन्होंने अपनी गरिमा खो दी, उन्होंने अपना गौरव खो दिया, और उन्होंने वह खो दिया जो सबसे मूल्यवान था, खेती करने का अधिकार। ये 3 सहस्राब्दियों 30,000 वर्षों तक चला, पूरे 3 सहस्राब्दियों 30,000 वर्षों तक। पुराने दिन महिमा से जगमगा रहे थे, जहां प्राचीन कृषक सभ्यता ने सितारों के असीमित समुद्र पर शासन किया था। हालांकि ये रेत के महल की तरह था जो प्रचंड लहरों से नष्ट हो गया था, जिसका कोई निशान नहीं बचा था। पुराने दिनों के उच्च स्तरीय कृषकों के वंशज, जिनके पास अनंत अमर जीवन था, केवल प्रजनन के सबसे शक्तिशाली आदिम तरीकों पर भरोसा कर सकते थे, बड़ी मात्रा में प्रजनन करके अपनी जाति के संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते थे। द ग्रेट डार्क एज 30,000 साल बीतने के बाद ही फिend रेस के भीतर आंतरिक शक्ति संघर्ष के कारण समाप्त हुआ। उनके विचार लगातार परस्पर विरोधी रहे, जिससे उनका समाज विभाजित हो गया। केवल तभी मानवता अवसर की हल्की सी सांस लेने में सक्षम हुई। अनगिनत कृषक प्रतिभाओं के अथक प्रयासों के तहत कृषकों ने छाया से 3 कल्टीवेटर क्रांतियां शुरू की। उन्होंने प्राचीन कल्टीवेटर सभ्यता से बिल्कुल अलग एक आधुनिक कृषक सभ्यता प्रणाली स्थापित की। केवल तभी वे गौरव के इस मार्ग को पुनर्जीवित करते हुए साधना के बढ़ते पथ पर नए सिरे से चल सकते थे। अभूतपूर्व सर्वोच्च सम्राट के मार्गदर्शन और दृढ़ता के तहत मानवता प्राचीन कृषक सभ्यता के अवशेषों की एक बड़ी संख्या की खुदाई करने में सक्षम थी और एक बार फिर से 20 प्रगति के गिल्ड को खोजने में सक्षम थी। रक्त रंजित युद्ध के 1000 वर्ष बीत गए और मनुष्यों ने समृद्धि प्राप्त की। मानव जाति एक बार फिर तारों के अनंत समुद्र की शासक बन गई। आधुनिक कृषक सभ्यता ने विनाश से एक चमकदार और समृद्ध राहत हासिल कर ली है। द ग्रेट डार्क एज के अंत को 10,000 साल बीत चुके हैं और प्राचीन कृषक सभ्यता के पतन को पूरे 40,000 वर्ष बीत चुके हैं। वर्तमान में खेती के इतिहास का सर्वोत्तम युग है। यह अंतहीन ग्लैमर के विकास युग का 40,000वां वर्ष है। जब ली याओ अंतिम परिच्छेद पर विचार कर रहे थे तो आकाश में एक उल्टी गिनती दिखाई दी जो दर्शाती थी कि परीक्षा समाप्त होने वाली थी, जिससे उनके पास सर्वोच्च सम्राट के जीवन पर व्याख्या जारी रखने के बारे में अपने विचारों को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ तथ्यात्मक वाक्य बोल दिए और अनुच्छेद को जल्दबाजी में खत्म कर दिया। लगभग उसी क्षण जैसे ही अंतिम शब्द उसके दिमाग में उभरा, पूरी दुनिया एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और तितली जैसे टुकड़ों में बिखर गई। लियाओ को जबरदस्त ताकत से बाहर निकाला गया, उनकी दृष्टि खिल गई और उनकी चेतना कक्षा में वापस लौट आई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास खेती के 40 सहस्राब्दी अध्याय 7 सेकंड स्कूल देवी गुणप्रिय पाठकों कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें URL खेती की 40 सहस्राब्दियां C7 सेकंड स्कूल देवी प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन अध्याय 7 दूसरे की स्कूल देवी अनुवादक स्ट्रिवोन एश संपादक जेफ्री लांसेंट बजर्स पुराना परीक्षा कक्ष धीरे धीरे खुला जिससे ली याओ को बाहर जाने की अनुमति मिल गई। उसने हल्के सिरदर्द को दूर करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया, जो कि ग्रेट इल्यूजनरी लैंड में बहुत लंबे समय तक रहने के बाद दिमाग पर अत्यधिक दबाव डालने का एक दुष्प्रभाव था। धत्तेरी की, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एकमात्र छात्र जो अभी भी इस प्रकार के कचरा उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं वे हम में से एक मिशमैश क्लास में हैं। महत्वपूर्ण कक्षा और आरोही कक्षा के सभी छात्रों के आत्मा परीक्षा कक्षों को नवीनतम पीढ़ी के लिए बदल दिया गया। चाहे कितना भी कर लगाना पड़े, उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। मेंग जियांग उसके बगल में जोर जोर से शिकायत कर रहा था और उसके तुरंत बाद अपनी आंखें मल रहा था। छोटे शैतान, इस बार परीक्षा सिमुलेशन की कठिनाई वास्तव में बहुत अधिक थी। मैं शायद फिर से असफल हो गया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से कुछ तले हुए बांस के अंकुर खाऊंगा। आपने कैसा किया? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ली याओ ने अपनी नाक रगड़ी। इस बार परीक्षा की कठिनाई वास्तव में थोड़ी अधिक थी। हालांकि इसकी तुलना में उनके बुनियादी सिद्धांत अधिक ठोस थे और उनकी मानसिकता पर्याप्त रूप से शांत थी। उन्हें लगा कि वह अपनी चरम सीमा तक खिंच गए हैं। चलो देखते हैं। मेंग जियांग परीक्षा कक्ष की ओर चले गए और एक उपकरण निकालने लगे। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में उच्च गति वाली क्रिस्टल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गईं, जिससे परीक्षण स्कोर की तुरंत गणना की जा सके। परीक्षा समाप्त होते ही टेस्ट स्कोर जारी कर दिए गए। बहुत खूब, 525 अंक, कितना उच्च स्कोर है। यह मुख्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त है।
और फिर भी आपने कहा कि आपने ऐसा ऐसा किया। अत्यधिक विनम्र होना वास्तव में अहंकारी होना ही है। जाओ मर जाओ छोटे शैतान, मेंग जियांग आश्चर्य से चिल्लाए। ली याओ ने होलोग्राम पर एक नज़र डाली। वह वास्तव में अपने दिल के अंदर एक गहरी आह छोड़ रहा था। दरअसल 525 अंक का स्कोर तकनीकी रूप से कम नहीं था। ये संघ के कुछ प्रसिद्ध प्रमुख विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण स्कोर को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। हालांकि निम्नलिखित संख्यात्मक मान लाल था जिससे उसकी आंखों में कुछ चुभन महसूस हुई। आध्यात्मिक यथार्थीकरण भागफल 35%। आत्मा जड़, एक पीनियल ग्रंथि जो मानव जाति के मस्तिष्क के अग्रमध्य भाग पर स्थित होती है। यह एक रहस्यमयी अंग था। यह एक रहस्य था क्योंकि शरीर रचना विज्ञान के दृष्टिकोण से यह अंग मूल रूप से अस्तित्व में नहीं है। सैकड़ों हजारों वर्षों में अब तक स्पिरिट रूट का एक भी वास्तविक सच्चा नमूना नहीं मिला है। हालांकि यह अंग वास्तव में साधना की दुनिया में मौजूद है। इसके अलावा यह अंग कृषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह मानव जाति और स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा के बीच की कड़ी है। ये ब्रह्मांड की सार ऊर्जा की कुंजी है। केवल जब किसी की आत्मा प्राप्ति का गुणांक 100% तक पहुंच जाता है तभी उसकी आत्मा मूल जागृति हो सकती है। तभी कोई व्यक्ति साधना की राह पर कदम रख सकता है। जब एक सामान्य विश्वविद्यालय अपने प्रवेश पर निर्णय लेता है तो वे आवेदक की आत्मा प्राप्ति भागफल के मूल्य को नहीं देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही मूल्य सिर्फ 1% था, क्योंकि एक सामान्य विश्वविद्यालय केवल सामान्य लोगों को बढ़ावा देता है। लेकिन जब बात 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया की आती थी जो कृषकों को बढ़ावा देने में माहिर थे, तो वे परीक्षा का स्कोर लेते थे और अंतिम स्कोर बनाने के लिए इसे स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोशिएंट के साथ गुणा करते थे। स्वाभाविक रूप से किसी का स्पिरिट रियलाइजेशन कोटिएंट जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। ली याओ का स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोटिएंट दयनीय रूप से कम था। 500 या उससे अधिक अंकों को 35% से गुणा करने के बाद केवल 200 अंक ही बचे। जहां तक स्वर्ग के अहंकारी महत्वपूर्ण वर्ग की बात है, आत्मा प्राप्ति भागफल का 60% से अधिक होना आम बात थी। दूसरे शब्दों में दूसरों को ली याओ को आसानी से कुचलने में सक्षम होने के लिए केवल 300 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। पहली रिलीज N0V3 एल्बीन पर हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब किसी का स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोशिएंट ऊंचा हो गया तो उनकी सोचने की प्रक्रिया तेज हो गई, उनकी 5 इंद्रियां तेज हो गईं और उनके शरीर पर नियंत्रण की डिग्री अधिक हो गई। महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों के अंक सामान्य वर्ग के अंकों से भिन्न कैसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं था कि ली याओ ने अपनी स्पिरिट बेस ओपनिंग डिग्री को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो ये कि ये मामला पढ़ाई से अलग था। किताबों से तथ्यों को रटकर याद किया जा सकता है। शारीरिक क्षमता और मार्शल कौशल का अभ्यास और अभ्यास पागलपन से किया जा सकता है। फिर भी किसी की आध्यात्मिक नींव खोलने की डिग्री में सुधार के लिए वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों के ढेर पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर अहंकारी स्वर्ग के महत्वपूर्ण वर्ग के चुने हुए व्यक्ति को लें। हर दिन वे सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्रियों, सांसारिक खजानों और शक्तिवर्धक मिथ्या पदार्थों का सेवन करते थे। उन्होंने घरेलू उपयोग के लिए विशेष एक्चुअलाइजेशन कोटिएंट ट्रेनर्स खरीदे या वे विशेष प्रशिक्षण के लिए अंडरग्राउंड कल्टीवेशन शॉप्स में गए। हर महीने वे अपने स्पिरिट बेस खोलने पर जो धनराशि खर्च करते हैं वह कई दसियों हजार से कम से लेकर दर्जनों अरबों से अधिक तक होती है। केवल सोने और चांदी के पहाड़ों को ध्वस्त करके ही वे अपने वास्तविकीकरण भागफल को 1% तक बढ़ा सकते थे। जहां तक ली याओ का सवाल है, उसने आर्टिफैक्ट कब्रिस्तान से स्क्रैप इकट्ठा किया। उन्होंने प्रति माह अधिकतम 10,000 कमाए। किराया, रहने का खर्च और ट्यूशन फीस देने के बाद जो कुछ बचा था वह चिकन फीड था, यहाँ तक कि उसका पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसके पास अपने एक्चुअलाइजेशन कोशिएंट को बढ़ाने के लिए पैसे कैसे होंगे? एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो वह बहुत गरीब था। ठीक उसी समय जब उसका दिल चिंताओं से घिरा हुआ था, उसने मेंग जियान को वध किए जा रहे सुअर की तरह चिल्लाते हुए सुना, अरे! 2 लोगों को 691 अंक मिले। येसी जियाक्स्यू और हेलियन लाइक वे 2 कमीने हैं। इस बार परीक्षा सिमुलेशन में ये दोनों फिर से प्रथम स्थान के लिए बराबरी पर हैं। इस बार तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों ने एक साथ परीक्षा सिमुलेशन दी। कक्षा के सामने एक होलोग्राम प्रोजेक्टर था। पूरे स्कूल के शीर्ष 10 छात्रों के नाम और जानकारी बिजली की गति से सामने आ गईं। सबसे पहले जो लोग बंधे थे वे एक सुंदर लड़की थी जो बर्फ की तरह ठंडी और शुद्ध थी, और एक डराने वाली नज़र और एक समृद्ध वीर उपस्थिति वाला एक लंबा किशोर था। उनके स्कोर ने वास्तव में ली याओ को झटका नहीं दिया, लेकिन इसके बाद जो स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोशिएंट आया उससे उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। सी जियाक्स्यू वास्तविकीकरण भागफल 71%, हेलियन लाई वास्तविकीकरण भागफल 72%। मेंग जियान अभी भी चिल्ला रहा था, टीएस। वे वास्तव में क्रिम्सन निम्बस सेकंड के सितारे होने के योग्य हैं। स्कूल की सुंदरता और स्कूल एडोनिस। महत्वपूर्ण वर्ग के शीर्ष दर्जन अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग। आइए इन 2 कमीनों पर एक नज़र डालें। न केवल लड़का सुंदर और लड़की सुंदर है, बल्कि वे अमीर और शक्तिशाली परिवारों से भी आते हैं। अफवाह यह है कि उनके परिवार में कई कृषक उभरे हैं, उनके ग्रेड अच्छे हैं और उनका एक्चुअलाइजेशन कोशिएंट भी ऊंचा है। प्रवेश परीक्षाओं पर हमला करने के लिए वे हमारे स्कूल के गुप्त हथियार हैं। हर कोई कहता है कि 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों में परीक्षा देना उनके लिए आसान काम होगा। स्कूल ने विशेष रूप से फियन ग्लेड पेंग हाई को उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने के लिए कहा। इसका एक और मतलब भी है, स्कूल को उम्मीद है कि वे फ्लोटिंग स्पीयर सिटी की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के शीर्ष अंकों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। कम से कम शहर में शीर्ष 10 में तो शामिल हो जाओ। बोलते बोलते मेंग जियान ने अतिरंजित आह भरी, अफसोस, सामान अंततः फेंक दिया जाएगा, लोग अंततः मर जाएंगे। यहाँ हर कोई हाई स्कूल के छात्रों के बराबर है।
स्कूल में हर कोई मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन एक बार जब हम विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो मुझे डर है कि वे उड़ जाएंगे, दूर उड़ जाएंगे और खेती करने वालों के घेरे में प्रवेश कर जाएंगे और विलासिता का जीवन जीने के लिए पार कर जाएंगे और गिरावट का जीवन जिएंगे। पतनशीलता। जहां तक हम जैसे गरीब बच्चों की बात है तो हम जीवन भर मजदूर, वेतनभोगी वर्ग ही बन सकते हैं। इसके बारे में सोचकर मेरे दिल को ठंडक मिलती है। वह काफी देर तक बोलते रहे, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मेंग जियांग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और ली याओ की दो आंखों को सी जियाक्स्यू की तस्वीर को घूरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में शांत और सुदूर भाव था, जिससे ये पता नहीं चल रहा था कि वह क्या सोच रहा है। मेंग जियांग ने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त के सिर पर थपथपाया। अरे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सी जियाक्स्यू के प्यार में पड़ गए हो। मैं तुम्हें अपने हृदय की दयालुता की याद दिलाऊंगा। यह महिला वास्तव में आपके और मेरे लिए अछूत है। वह और हेलियन ली बचपन के पारिवारिक मित्र हैं। अफवाह यह है कि उनके दो मुख्य परिवार शादी के जरिए एक होने का इरादा रखते हैं, और साथ ही हेलियन लाई के पास उसका एक अनिवार्य लक्ष्य है। क्या आप इस विशाल दुर्जय शक्ति की ओर देखते भी नहीं हैं, क्योंकि उसकी सहनशीलता सबसे कम है। उसने कभी भी किसी और को सी जियाक्स्यू के करीब जाने की इजाजत नहीं दी। पिछली बार यह एक नया स्थानांतरित छात्र था जिसे अपनी सीमाएं नहीं पता थीं। उसने घोषणा की कि वह सी जियाक्स्यू का पीछा करेगा। नतीजा ये हुआ कि मार्शल आर्ट्स क्लास में हेलियन ली की 3 हड्डियां टूट गईं। जहां तक हम छात्रों की बात है तो हेलियन लाई को केवल एक छींक की जरूरत है, जिससे हमें आंतरिक चोटों से खून की खांसी हो जाए। बकवास। ली याओ ने अपनी निगाहें हटा लीं और संकल्प लेते दिखे। आइए अभी हेलियन लाई का जिक्र न करें। आइए बस इस सी जियाक्स्यू के बारे में बात करते हैं, जो एक मृत व्यक्ति का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा मानकर पूरा दिन बिताता है। सबसे अधिक संभावना है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका व्यक्तित्व उदासीन है। मैं इस प्रकार की लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। स्कूल के संसाधन अधिकांशतः महत्वपूर्ण कक्षा और आरोही कक्षा के प्रति पक्षपाती थे। सामान्य वर्ग के प्रति उनकी नीति बहुत नर्म थी। सिम्युलेटेड परीक्षा देने के बाद सामान्य वर्ग के छात्रों ने अपनी प्रत्येक कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया और विशेष कौशल का अभ्यास किया। दिन जल्दी बीत गया। दोपहर 4 बजे क्लास खत्म होने वाली थी। थोड़ा रुको ताकि हम साथ चल सकें। मुझे हाल ही में एक पैनकेक स्टॉल मिला। मालिक के तीसरे चाचा वल्कन संप्रदाय के बनर के रूप में अंशकालिक काम करते हैं। मालिक को फायर क्लाउड पाम कौशल भी सिखाया गया था। उनके द्वारा निर्मित हैंड एनेग्रेव क्रिम्सन फ्लेम ऑमलेट अत्यंत गुणवत्तापूर्ण है। आज मैं तुम्हें रात्रिभोज पर दावत दूंगा। आप क्या कहते हैं? मेंग जियान ने वीरतापूर्वक अपनी छाती पर कई बार प्रहार किया। मैं नहीं कर सकता, मुझे आज कुछ करना है। या मैं कल तुम्हारा इलाज करूंगा। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ली याओ बिजली की गति से कक्षा से भाग गई। एक पल के लिए उसने चोर की तरह अभिनय करते हुए अपनी बाईं और दाईं ओर देखा। परिसर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह आधे विशाल वृत्त की दूरी तक चला गया। वह 2 चौहलों से होकर गुजरा और जिस रास्ते से आया था उससे पहले वापस लौटने से पहले 1 दर्जन मिनट तक परिसर के पीछे एक वन उपवन में रुका। वह चुपचाप अपने पंजों के बल चलते हुए एक पुराने स्कूल भवन की पहली मंजिल की ओर चला गया, जहां कबाड़ से भरा एक कमरा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसे जंगली घाटी ऑर्किड की हल्की और अस्पष्ट खुशबू मिली। स्पष्ट झरने की तरह ठंडी आंखों की एक जोड़ी अंधेरे से कुछ अधीरता से उसकी ओर देख रही थी। उन पुतलियों के नीचे एक नाक थी जो लंबी और उभरी हुई थी और पतले होंठ थे जो कसकर भींचे हुए थे। यदि मेंग जियांग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठित सुअर वध वाली चीख निकालता। ठीक है, तुम एक मरे हुए छोटे शैतान हो। आप वास्तव में सेकंड स्कूल गॉडेस से जुड़ गए हैं। आपकी प्यास की कोई सीमा नहीं है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेती के 40 सहस्राब्दी। अध्याय 8 क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। खेती की 40 सहस्राब्दियाँ। C8 क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत। अध्याय 8 क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत। अनुवादक स्ट्रिवोन एश, संपादक जेफ्री क्लांसेंट। आप 55 मिनट लेट हो गए हैं, किसी जमे हुए पहाड़ की तरह ठंडी सुंदरता ने कहा। क्षमा करें, यह स्थान ढूंढना थोड़ा कठिन था। क्या आप सामान लाए? ली याओ ने अपना गंदा पंजा बढ़ाते हुए स्पष्ट रूप से आलोचना की। सी जियाक्स्यू की विलो जैसी बाहें थोड़ी झुर्रीदार हो गईं क्योंकि उसने ली याओ की शक्ल का अंदाजा लगाया। उसे लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बिना ज्यादा सोचे समझे स्थान चुन लिया है। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने अपने स्कूल बैग से एक क्रिस्टल प्रोसेसिंग यूनिट निकाली। ये CPU है। बूटअप के बाद यह अत्यधिक अस्थिर है। यदि आप इसे 3 मिनट से अधिक चलने देते हैं तो यह हर बार क्रैश हो जाता है। मैं पहले ही दर्जनों मरम्मत की दुकानों में जा चुका हूं और वे सभी कहते हैं कि वास्तुकला बहुत पुरानी है, इसके अंदर बहुत सारे घटक हैं जिनका अब उत्पादन नहीं किया जाता है और मरम्मत करना असंभव है। मैंने सुना है कि आप एक अनुभवी क्रिस्टल प्रोसेसर उत्साही हैं और उनकी मरम्मत में भी पूर्ण विशेषज्ञ हैं। यदि आप इसे ठीक कर सकते हैं तो जो भी कीमत आप चाहें बता दें। पैसा कोई समस्या नहीं है। निस्संदेह, यदि आप इसे ठीक नहीं कर सकते, कृपया इसके भीतर मौजूद अनगिनत घटकों में से किसी को भी न तोड़ें। मेरे देखने के बाद इस पर चर्चा करते हैं। क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत के लिए व्यापक और गहन कौशल की आवश्यकता होती है। ली याओ ने गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। उसने धूल विकर्षक दस्ताने की एक जोड़ी निकाली और उन्हें पहन लिया। तभी उन्होंने गंभीरतापूर्वक CPU ले लिया। जब CPU को उसके हाथ में दबाया गया तो उसे पूरी तरह से एक सच्चे क्रिस्टल प्रोसेसर क्लासिक की दृढ़ता महसूस हुई। ये कम से कम 100 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास वाला एक प्राचीन CPU था।
वास्तुकला का आधा हिस्सा अभी भी यांत्रिक प्रकृति का था। गेंद के आकार के बाहरी हिस्से पर एक त्रिकोणीय बटन था। जब ली याओ ने बटन को हल्के से दबाया तो क्रिस्टल प्रसंस्करण इकाई ने गुनगुनाहट की ध्वनि निकाली और जागते ही हल्के से कंपन हुआ। ऐसा लग रहा था कि इसकी यांत्रिक वास्तुकला बिजली की गति से काम कर रही थी। कुछ सेकंड बीते और अचानक वह ली याओ की हथेली से छूटकर हवा में तैरने लगा। इसके ऊपर और नीचे के 2 छिद्रों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं जो एक साथ संघनित होकर एक विशाल होलोग्राम बनाती हैं। इसने 49 चमचमाते चमकते ग्लिफ वर्णों को रूपांतरित करके अस्तित्व में ला दिया, जिससे एक विस्तृत आभासी ग्लिफ कीबोर्ड का निर्माण हुआ। ये बस कला का एक काम है। ली याओ की आंखें अतुलनीय कोमलता से भर गईं। उन्होंने पहचाना कि यह हेवनली जिथस एक्ट का ट्यूब टाइप सीपीयू विशाल मकबरा 7 था, जिसे 140 साल पहले विकसित किया गया था। क्रिस्टल प्रोसेसर विकास के इतिहास में ट्यूब टाइप सीपीयू अधिक उन्नत चिप टाइप सीपीयू में गिरने से पहले केवल 1 दर्जन वर्षों के लिए ही क्षेत्र में था। इसके अलावा हेवनली जिथस संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय था जो केवल 50 या इतने ही वर्षों तक अस्तित्व में था। ये छोटा संप्रदाय विशाल मकबरे क्रिस्टल प्रोसेसर वास्तुकला की पीढ़ियों को जारी करने की सफलता पर भरोसा करता था, लेकिन वे कभी भी प्रौद्योगिकी में आधुनिक विकास के साथ नहीं रहे। उस दशक के दौरान जब चिप प्रकार के सीपीयू बड़े पैमाने पर थे, इस संप्रदाय ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी संसाधनों को विशाल मकबरे -7 को विकसित करने में लगा दिया। अंततः उनकी पूंजी का स्रोत टूट गया और उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। इस प्रकार विशाल टॉम 7 को सभी ट्यूब टाइप क्रिस्टल प्रोसेसरों की चमकदार अंतिम महिमा के रूप में जाना जाता था, जिसने एक उत्कृष्ट कृति के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। ली याओ के हाथ हल्की हवा में बदल गए जब वे चमकते तरंगित ग्लिफ कीबोर्ड पर इधर उधर उछले। उनकी टाइपिंग की गति आवश्यक रूप से तेज नहीं थी, लेकिन उनकी चाल स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण थी, स्वतंत्र रूप से और आसानी से घूमती हुई। उनकी उपस्थिति किसी कीबोर्ड को टैप करने जैसी नहीं थी, बल्कि एक अनमोल जिधर बजाने जैसी थी। होलोग्राम पर ग्लिफ स्क्रिप्ट निर्देशों की पंक्तियां और पंक्तियां दिखाई दे रही थीं जो उसकी गतिविधियों का अनुसरण कर रही थीं, बारिश के मूसलाधार तूफान की तरह नीचे गिर रही थीं। और क्रिस्टल प्रोसेसर अपने इंटरफेस के माध्यम से एक बेहद कमजोर बीप उत्सर्जित करता था जो सामान्य व्यक्ति के लिए समझ से बाहर था। ली याओ ने कान पास झुकाकर ध्यान से सुना। उनमें पूर्ण एकाग्रता की अभिव्यक्ति थी। उनकी प्रत्येक गतिविधि अतुलनीय रूप से सटीक थी। आखिरकार ट्यूब टाइप सीपीयू 100 साल पहले बनाई गई कलाकृतियां थीं। उनका आर्किटेक्चर वर्तमान के विपरीत मुख्यधारा चिप टाइप प्रोसेसर की तुलना में सरल था। 2 मिनट बाद ली याओ प्रारंभिक निर्णय लेने में सक्षम थे। हीटसिंक में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, जिससे क्रिस्टल प्रोसेसर का आंतरिक तापमान रन टाइम के दौरान असामान्य रूप से उच्च हो जाएगा। आधुनिक क्रिस्टल प्रोसेसर की कार्यक्षमता अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, जिससे बड़ी मात्रा में टेलीपैथिक डेटा और सूचना को संसाधित करना पड़ता है। जहां तक 100 साल पहले के पुराने प्रकार के क्रिस्टल प्रोसेसर की बात है, तो भार बहुत भारी हो जाता है। यह 150 साल के एक व्यक्ति के समान है, जिसे साल दर साल हर दिन 1000 पाउंड से अधिक वजन उठाना पड़ता है। जोड़ों को नष्ट होने से बचाना कठिन है। ये क्रिस्टल प्रोसेसर मेरे एक करीबी रिश्तेदार द्वारा छोड़ा गया अवशेष है। मेरे लिए ये सार्थक यादों वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक है। जब तक आप इसे ठीक कर सकते हैं, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, सी जियाक्स्यू ने गंभीरता से कहा। ली याओ ने सोचा और अपना सिर हिलाया। क्रिस्टल प्रोसेसर में एक स्क्रैप हीटसिंक के काम खराबी है। तकनीकी रूप से यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जिन मरम्मत दुकानों में आप गए उनमें से कोई भी मरम्मत करने में असमर्थ होने का मुख्य कारण यह है कि क्रिस्टल प्रोसेसर का यह मॉडल नंबर बहुत दुर्लभ है। इस प्रोसेसर द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक भी बहुत पुरानी है। अंदर उपयोग किए जाने वाले हीटसिंक का उत्पादन पिछले 100 वर्षों में नहीं किया गया है, और आधुनिक प्रोसेसर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक हीटसिंक मौलिक रूप से असंगत हैं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे संग्रह में कुछ बेहद कीमती प्राचीन हीटसिंक हैं। मुझे बस इसे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, भले ही उनमें से कुछ नष्ट हो जाएं। मुझे इस प्रोसेसर के लिए हीटसिंक के रूप में फिट करने के लिए एक को संशोधित करने में सक्षम होना चाहिए। बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक कीमत बताओ, सी जियाक्स्यू ने पंक्तियों के बीच पढ़ा था। अरे बाप रे, क्या साथी छात्रों के बीच पैसों के मामले पर चर्चा करना इतना ज़रूरी होना दुखद नहीं है। वैसे भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। समय कम है, मुझे इसे घर ले आने दो। मेरा अनुमान है कि इसे खत्म करने के लिए मुझे बस एक रात की ज़रूरत है। जहां तक निराकरण शुल्क, परीक्षण शुल्क, मरम्मत शुल्क, घटक लागत, संयोजन और स्थापना शुल्क और मेरी श्रम फीस को कुल मिलाकर जोड़ने का सवाल है, मैं इसे आपके लिए 95% तक छूट दूंगा। मैं इसकी गणना 98,500 क्रेडिट करता हूँ। क्या आप नकद भुगतान करना चाहते हैं या स्थानांतरण करना चाहते हैं? सी जियाक्स्यू ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी आंखों की गहराइयों से एक खतरनाक चमक निकल पड़ी। अचानक कबाड़खाने के परिवेश का तापमान 10 डिग्री तक गिरता हुआ प्रतीत हुआ। मेरे पास पैसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को मुझे धोखा देने का आसान लक्ष्य समझने दूंगा। क्या तुम समझ रहे हो? ली याओ ने बड़ी कठिनाई से कुछ लार निगल ली। उन्होंने दबाव सहते हुए कहा, यह सच है। एक साधारण क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत की तुलना में यह कीमत थोड़ी अधिक है। लगभग 100,000 क्रेडिट के साथ कोई व्यक्ति रिफाइनमेंट चरण के चरम पर एक कल्टीवेटर के बराबर कंप्यूटेशनल पावर वाला एक उच्च स्तरीय क्रिस्टल प्रोसेसर खरीद सकता है। हालांकि आपकी क्रिस्टल प्रोसेसर इकाई का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। इसे पहले से ही प्राचीन माना जा सकता है। जाहिर है, किसी प्राचीन वस्तु की मरम्मत की कीमत अलग होती है। आइए अन्य लागतों के बारे में बात न करें, आइए बस उन कई हीटसिंक के बारे में बात करें जिनकी मुझे इस क्रिस्टल प्रोसेसर पर उपयोग करने की आवश्यकता होगी। वे सभी वर्षों के खूनी प्रयास के माध्यम से हासिल किए गए थे।
इन दुर्लभ संग्रह वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे अत्यधिक प्रयास करने पड़े। वे सभी बस अमूल्य खजाने हैं। तो मेरा विश्वास करो, ये बिल्कुल उचित और उचित कीमत है। सी जियाक्स्यू ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी शांत आंखें उस पर टिक गईं। उनका आध्यात्मिक यथार्थीकरण भाग 70% से अधिक हो गया, जो अपने साथ आध्यात्मिक दबाव लेकर आया जो कि अधिक था। लियाओ का दिल कड़ा हो गया और वह गिरने की कगार पर था। लेकिन जब उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में सोचा, तब भी उन्होंने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया, अगर मेरे साथी छात्र सी जियाक्सू को लगता है कि यह बहुत महंगा है, तो ये भी कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कि इस बार मेरा निरीक्षण निःशुल्क था। आप इसे किसी भिन्न देश की कुछ बड़ी मरम्मत दुकानों को डाक से भेज सकते हैं। उन्हें धीरे धीरे आपके मॉडल के लिए संबंधित हीट सिंक ढूंढने दें। मुझे लगता है कि स्टॉक में 1 या 2 को ढूंढने में अधिकतम 3-5 महीने लगेंगे। यदि आप इस तरह से जाने का निर्णय लेते हैं तो लागत को 10,000 क्रेडिट से कम कर दिया जाना चाहिए। 3 से 5 महीने। सी जियाक्स्यू हल्के से कराह उठी। वह जानती थी कि लियाओ ने सच कहा था, क्योंकि कई मरम्मत दुकानों के तकनीशियनों ने उसे यही बात बताई थी। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार पुराने सीपीयू प्रकारों की मरम्मत करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उपयुक्त घटकों को ढूंढना बहुत कठिन था। उन्होंने 3-5 महीने का अनुमान भी दिया। हालांकि अगर उसकी किस्मत खराब होती तो संभव था कि उसे आधे साल तक इंतजार करना पड़ता। पहली रिलीज NO3LBJN पर हुई। संभवतः इस छोटे बदमाश ने भी इस बिंदु को देखा जिससे वह खुद को एक आसान लक्ष्य समझ रहा हो। रहने भी दो, उसे स्वयं अभी भी खेती करने की आवश्यकता थी। कॉमन क्लास के इन कमीनों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। सी जियाक्स्यू ने अपना सिर हिलाया और भावहीन चेहरे के साथ कहा, ठीक है साथी छात्र लियाओ, मैं आपको 100,000 क्रेडिट दे सकता हूं, लेकिन व्यावसायिक लेनदेन के लिए व्यावसायिक अनुबंध की आवश्यकता होती है। कल इसी समय मैं क्रिस्टल प्रोसेसर को बिल्कुल नया देखना चाहता हूं। साथ ही आप भविष्य में इसकी परिचालन स्थिरता की गारंटी भी देंगे। यदि समय समय पर कुछ गलत होता है तो मैं कोई अनुवर्ती मरम्मत शुल्क नहीं दूंगा। क्या कोई समस्या है? वहाँ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जब मैं इसके हीटसिंक को एक उपयुक्त हीटसिंक से बदल दूं तो ये कम से कम 3 वर्षों तक सामान्य संचालन फिर से शुरू कर सकता है। इन 3 वर्षों के दौरान आप इस मॉडल के लिए उपयुक्त हीटसिंक की खोज जारी रख सकते हैं। जब तक आप इसे नियमित अंतराल पर बदलते रहेंगे ये ठीक रहेगा। लियाओ ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बिजली की गति से जवाब दिया। तो फिर ठीक है। सी जियाक्स्यू ने सिर हिलाया। वह इस छोटे से बदमाश से 1 सेकंड के लिए भी निपटने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह जाने के लिए मुड़ी। लियाओ कबाड़ के एक डिब्बे पर बैठ गया। उसका सिर ठंडे पसीने से ढका हुआ था। काफी समय बीत जाने के बाद ही उसे अपने कंधों से वजन उतरते हुए महसूस हुआ और एक सीटी की आवाज निकली। सफलता। 100,000 क्रेडिट के साथ वह अवैध रूप से उत्पादित नॉक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ड्रग्स खरीदने के लिए अंडरग्राउंड घोस्ट मार्केट में जा सकता है, जिससे उसे अपने एक्चुअलाइजेशन कोशेंट को भारी प्रतिशत तक बढ़ाने का मौका मिलता है। शक्तिवर्धक औषधियों में बड़ी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं और इनके सेवन से अत्यंत तीव्र दुष्प्रभाव होते हैं। हालांकि लागत और पर्याप्तता के मामले में वे बेहतर हैं। 100,000 क्रेडिट उपभोग के लिए खुराक की 3 महीने की आपूर्ति खरीदने के लिए पर्याप्त थे, जिससे उन्हें 100 डे स्प्रिंट समय सीमा के भीतर अपनी आत्मा की जड़ को शांत करने का अवसर मिला, पूरी तरह से पुनर्जन्म होने के लिए। मेरी इच्छा 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों में परीक्षण करने की है। यह मेरा एक और एकमात्र मौका है। भले ही आप सेकंड स्कूल गॉडेस हो, मेरे पास आपके पैसे को जमकर ठगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे सच में खेद है। लियाओ ने वास्टॉम 7 CPU को अपने स्कूल बैग में रख लिया। उसने अपनी सूजी हुई और दर्द कर रही कनपटियों को कुछ देर तक रगड़ा। जब वह कबाड़ वाले कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। टेल नोट, मैंने CPU प्रकारों का अनुवाद ट्यूब प्रकार और चिप प्रकार किया क्योंकि मुझे लगता है कि वे हमारी वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर तकनीक के अनुरूप हैं। मैंने वेपर के स्थान पर चिप का उपयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि एक मास्टर चिप अध्याय 3 में कहा गया था, जहां वेफर सिलिकॉन वेपर को संदर्भित करेगा जिस पर लिथोग्राफी प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत सर्किट बनाए जाते हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास खेती के 40 सहस्राब्दी। अध्याय 9, नमकीन मछली और जूते। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। खेती की 40 सहस्राब्दियाँ। C9, नमकीन मछली और जूते। अध्याय 9, नमकीन मछली और जूते। अनुवादक स्ट्रिवोन एश, संपादक जेफ्री लांसेंट। दिन का स्कूल सत्र समाप्त होने के साथ ही परिसर में शांति का एक दुर्लभ क्षण आया। पेड़ों की छांव के ऊपर एक छोटे से रास्ते पर हर्षित हंसी और बातचीत चल रही थी। जैसे ही माता पिता अपने बच्चों को लेने आए, कई लग्जरी निजी शटल धीरे धीरे हवा से नीचे उतरे। लियाओ जैसे कई छात्र भी थे जो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे स्कूल के गेट की ओर चल रहे थे। जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकलने वाला था, लियाओ को अचानक अपने शरीर में जकड़न महसूस हुई। एक लंबे छायाचित्र ने उसके सामने का रास्ता रोक दिया। तुम्हें लियाओ कहा जाता है। क्या आप ही थे जो अभी कुछ देर पहले सी जियाजू के साथ थे? लियाओ की आंखें अचानक अपनी जेबों में सिमट गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पूरे शरीर में 10,000 सुइयां चुभ गई हों। उसकी हृदय गति एक झटके में तेज हो गई। उसकी पूंछ की हड्डी से ठंडक फैल गई और उसकी खोपड़ी के शीर्ष तक पहुंच गई। इस व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया दबाव बहुत अधिक था। वह एक जहरीले सांप की तरह था जो चूहे को घूर रहा था। लियाओ एक कदम भी चलने में बिल्कुल असमर्थ थी, यहाँ तक कि कुछ लार निगलना भी अतुलनीय रूप से कठिन हो गया। ये वह लियानली है। ये क्रिम्सन निम्बस सेकंड का नंबर 1 विशेषज्ञ हे लियानली है।
इस बार मेरा काम हो गया, लियाओ अपने दिल में चिल्लाया। उसने अपनी बात समझाने का इरादा किया, लेकिन वह आधा शब्द भी नहीं बोल सका। वह लियानली लापरवाही से खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक क्रिस्टल प्रोसेसर पकड़ा हुआ था और वह लागू परीक्षा प्रश्नों के एक सेट के माध्यम से गणना करने में डूबा हुआ था। सीधे लियाओ की आंखों में बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि आपके प्रकार के कचरे के साथ आपके लिए स्मॉल जू के साथ कुछ हासिल करना असंभव है। मैं इसे एक बार भूल जाऊंगा। मुझे तुम्हें साफ करने का मन नहीं है। उसकी उंगली ने होलोग्राम पर हल्के से टैप किया और अगले प्रश्न की ओर बढ़ गई। हेलियानली ने बोलना जारी रखा, फिर भी अभी यह अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षण है। 100 डे स्प्रिंट। स्मॉल जू और मैं वे लोग हैं जो फ्लोटिंग स्पीयर सिटी की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान के लिए आक्रमण करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस समय सीमा के दौरान स्मॉल जू को परेशान करने वाला, उसका ध्यान भटकाने वाला कोई भी अधूरा कचरा नहीं होगा। क्या आप अभी तक समझे हैं? जब ली याओ ने अपने दांतों को मजबूती से काटा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। आप कह रहे हैं कि मैं कूड़ा हूं? उसने लियानली ने अपना सिर भी नहीं उठाया और उदासीनता से कहा, गलत मत होइए, मैं विशेष रूप से आपको लक्षित नहीं कर रहा हूं। मेरे दृष्टिकोण से आप मिशमिश कॉमन क्लास के छात्रों का समूह, आप में से हर कोई कचरा है। अपना अंतिम शब्द कहने के बाद उसने अंततः अपना सिर उठाया और ली याओ पर नजर डाली। बस एक नज़र में ही ली याओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट के गड्ढों पर बड़े हथौड़े से बेरहमी से प्रहार किया गया हो। यह असहनीय था। वह 2 कदम पीछे गिर गया और जोर जोर से खांसने लगा। उसने लियानली ने ठंडी सांस ली। जब वह मुड़ा और चला गया तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भर गया। लियाओ खांसते हुए झुक रहा था, एक विशाल झींगा की तरह लग रहा था, और यहाँ तक कि अपने आंसू भी खांस रहा था। उसे सीधा खड़ा होने में काफी समय बीत गया। उसने जोर जोर से सांस ली और हेलियानली के प्रस्थान की दिशा की ओर अविचल रूप से देखता रहा। धत्तेरी की, मुझे यह मत बताइए कि इन दिनों किसी को केवल लंबा और ऊंचा होना, साहसी और शक्तिशाली होना, सुंदर और स्टाइलिश होना, आत्मविश्वासी और तनाव मुक्त होना, पतली भौहें और तारकी आंखें होना, पैदा होना है। 18 अरब की कुल संपत्ति वाले एक अमीर और शक्तिशाली घराने में केटी के लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिभा और एक अत्याचारी की अदम्य ताकत रखने के लिए तो क्या कोई इतना अहंकारी हो सकता है? अल्पविराम अल्पविराम। आधे घंटे बाद, भाग्यशाली भाग्यशाली, सचमुच इस बार तो किस्मत मुझे दादी के घर ले आई है। जियाक्स्यू के क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत के लिए मैंने वास्तव में हेलियानली को नाराज कर दिया। अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह से होंगी तो मैंने अपनी कीमत बिल्कुल बढ़ा दी होती। केवल न्यूनतम 200,000 क्रेडिट ही इसके लायक होते। इसके अलावा वहाँ हेलियानली भी है। यह बेटा का एक कुतिया, पैसे की शक्ति से लैस, वह स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने का उपभोग करता है जैसे कि वे भोजन थे। वह ताकत बढ़ाने वाली दवाएं ऐसे पीता है जैसे कि वे नल का पानी हो। उनके पास भूमिगत कृषक विशेषज्ञ भी हैं जो उनके दिमाग को मजबूत करने में मदद करते हैं। महान मार्शल आर्ट मास्टर्स उसे अपनी काया बनाने में मदद करते हैं। तभी वह अपने एक्चुअलाइजेशन कोशेंट को 70% से अधिक तक बढ़ा सका। आश्चर्य की बात है, वह इतना अहंकारी है। कचरा, मैं कूड़ा नहीं हूँ। हमारा दिन आएगा, मैं एक सच्चा मास्टर आर्टिफिशियर बनूंगा। मैं तुम्हें पीट पीट कर सुअर का सिर बना दूंगा और कूड़ेदान में भर दूंगा। एक अकेला युवक घर की सड़क पर अकेला चल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल शैतान की तरह थी, जैसे वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा हो। कभी कभी जब वह सड़क के किनारे एक छोटी सी चट्टान पर गिर जाता था तो वह उसे बेरहमी से लात मारकर उड़ा देता था। हेलियानली की उपस्थिति ने उसे उसके और एक कृषक प्रतिभा के बीच की दूरी को स्पष्ट रूप से समझने पर मजबूर कर दिया, और निश्चित रूप से यह अंतर बहुत बड़ा था। इससे उन्हें यह समझ में आया कि 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों में परीक्षण करने, साधना की राह पर कदम बढ़ाने और मास्टर आर्टिफिशियर बनने के उनके सपने की सफलता की संभावना हालांकि अनिश्चित थी। एक दृश्य जो उसने अपने अलौकिक सपनों में बार बार देखा था, लियाओ के दिमाग के समुद्र में उभर आया। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। वहां लाल टैंक टॉप पहने एक युवक था। भौहें चढ़ाकर और खुली चौड़ी आंखों के साथ वह जोर से बोला, अगर हमारे जीवन में कोई सपने नहीं हैं तो हम नमकीन मछली से कैसे अलग हैं? अतीत से लेकर अब तक ये दृश्य लियाओ को गहराई से प्रेरित करेगा। इसने उसे बिना किसी डर के अपने सपनों की सड़क पर बहादुरी से आगे बढ़ने दिया। केवल इसी समय उसे आखिरकार अपना शेष स्वप्न याद आया। जब लाल टैंक टॉप युवक ने अपनी बात पूरी की तो दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया ये थी, तुम्हारे पास जूते भी नहीं हैं, क्या ये तुम्हें नमकीन मछली नहीं बनाता? लियाओ स्थिर खड़ा रहा और उसने अवचेतन रूप से अपने पैरों की जोड़ी को देखा। उसने जो पहना था वह कूड़े के ढेर से उठाए गए बुनियादी व्यायाम जूतों की एक जोड़ी थी। आमतौर पर वह पागलों की तरह खेती करता था, इसलिए उसके जूते बहुत पहले ही खराब हो चुके थे। न केवल तलवे की नक्काशी घिस गई थी, बल्कि बाएं जूते की नोक में एक छेद भी घिस गया था, जिससे एक बड़ा गंदा पैर का अंगूठा उजागर हो गया था। उसने एक क्षण पहले की बात सोची जब उसने वह जूते देखे जो उसने लियानली ने पहने थे। ये खेती के जूतों के नवीनतम मॉडल सुपरस्टार जी नॉक की एक जोड़ी थी। इन्हें राक्षसी जानवरों की सबसे सख्त और सबसे टिकाऊ खाल का उपयोग करके दस्तकारी और परिष्कृत किया गया था। तराजू को बाहरी हिस्से से जोड़ा गया, जिससे पहनने के प्रतिरोध में काफी हद तक वृद्धि हुई। ऐसा कहा गया था कि तलवा 2 परतों से बना है और बीच में गहरे समुद्र की शैतान मछली के तैरने वाले मूत्राशय से परिष्कृत हवा का एक तकिया था। यह न केवल कूदने की शक्ति बढ़ाता है बल्कि पैरों के जोड़ों की भी सुरक्षा करता है। जूतों की इस मात्र जोड़ी की कीमत कई दसियों हजार में है।
इस प्रवेश परीक्षा के युद्ध क्षेत्र में जहां शक्तिशाली ताकतों का प्रदर्शन किया गया था और जहां केवल एक ही शीर्ष पर शासन कर सकता था, वहां अभी भी हेलियानली जैसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों के अनगिनत छात्र थे। सभी सुपरस्टार जीनों पहने हुए थे और अंतहीन संसाधनों का उपभोग कर रहे थे। स्वयं के लिए एक गरीब युवक जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह युद्ध के क्रूर रक्त रंजित मैदान में इन लोगों को दबाने और उनसे ऊपर उठने में कैसे सक्षम हो सकता है? वह अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है? सबसे बढ़कर लियाओ का हृदय स्तब्ध था और उसके कदम भी विशेष रूप से भारी हो गए थे। आगे का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था, काफी लंबा। रात हो गई और शाम के दीपक जल उठे। आखिरकार वह मुख्य जिले में पहुंच गया। आगे एक बड़ा क्रिस्टल पुल था। यदि वह हाई स्पीड क्रिस्टल रेल पटरियों को पार करता और पुल के नीचे पुलिया से गुजरता तो वह खुद को मॉर्निंग सन विलेज के आवासीय क्षेत्र में पाता। ये उपनगर थे, यह अपेक्षाकृत बंजर था और बहुत कम लोग आते जाते थे। ठीक उसी समय जब लियाओ पुलिया से गुजरने वाला था, उसने अचानक अपने कान के किनारे से एक तेज विस्फोट की आवाज सुनी। वह चारों ओर चमकती हुई चमक ही देख सका। एक क्रिस्टल ट्रेन पुल पार कर रही थी। लियाओ अचानक स्थिर खड़ा हो गया और पुल की ओर देखते हुए अपनी आंखें मलने लगा। क्षण भर पहले जैसे ही प्रकाश की चमक फूटी, उसने एक छवि बनाई। पुल के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। यह शायद रेल लाइन ब्रिज का विशेषज्ञ रेलवे राहगीर था। हाई स्पीड क्रिस्टल रेल फेडरेशन की 10 विशाल भव्य कलाकृतियों में से एक थी, जिसे राष्ट्रीय खजाना माना जाता था। इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर घंटा से अधिक हो सकती है। इसके अलावा क्रिस्टल रेल ट्रेन पर कार के प्रत्येक हिस्से को राक्षसी जानवरों से बचाव के लिए सर्वोत्तम रक्षात्मक सैन्य ग्रेड कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया था। इसके उच्च गति के हमलों की विनाशकारी क्षमताएं किसी भी तरह से अपने सर्वस्व से प्रहार करने वाले उच्च स्तरीय कल्टीवेटर से कमतर नहीं थीं। अप्रत्याशित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाई स्पीड क्रिस्टल ट्रेन आमतौर पर अपनी समर्पित रेल लाइन पर जमीन से 1 दर्जन या उससे अधिक मीटर ऊपर उड़ रही थी। प्रतिबंध के तौर पर रेल लाइन को चारों ओर से सील कर दिया गया था। ये बेवकूफ रेनकर अंदर कैसे आ गया? ये सही है, लियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। दरअसल एक बूढ़ा आदमी पुल की रेल लाइन पर खड़ा था। ये बूढ़ा आदमी बहुत अजीब लग रहा था। वह बूढ़ा और भूरे बालों वाला था और उसका रूप फीका और पुराना था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह हजारों साल पहले खोदा गया था, जैसे कि वह एक बार लियाओ द्वारा देखे गए संग्रहालय में था। पहली रिलीज NO3LBJN पर हुई, लेकिन वास्तव में उसके शरीर से ऐसी हवा निकली जो बेहद भारी थी। भले ही वे 100 मीटर से अधिक दूर थे, इसके कारण लियाओ को व्यावहारिक रूप से अपने दिल की धड़कन जोर से सुनाई देने लगी। थम थम थम। यह ऐसा था मानो एक बड़ा हथौड़ा किसी धातु की शीट पर लगातार बमबारी कर रहा हो। बूढ़े आदमी की हवा एक विशाल महासागर की तरह थी। उसकी तुलना में लियानली की दमनकारी ताकत बस कमजोर और दयनीय थी। दोनों के बीच का अंतर सूरज और जुगनू के बीच के अंतर से भी अधिक था। लियाओ को भी एक निश्चित अनुभूति हुई। जब हेलियानली की प्रसिद्धि और शक्ति के प्रदर्शन की तुलना की गई, तो ये बूढ़ा व्यक्ति सचेत रूप से इस हवा को प्रकट नहीं कर रहा था। हालांकि बूढ़े आदमी से अनजाने में लहरें निकल रही थीं, लियाओ को जो महसूस हुआ वह सिर्फ हिमशैल का सिरा था। बूढ़े व्यक्ति ने एक साधारण और सादा मोटा वस्त्र पहना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 40,000 साल पहले खेती की प्राचीन दुनिया से बाहर कदम रखा हो। अरे, यह एक खतरनाक क्षण था। लियाओ ये पता नहीं लगा सके कि यह बूढ़ा आदमी पागल था या कोई संकी। उसने देखा कि रेलगाड़ी तीव्र गति से इधर आ रही है। जब वह जोर जोर से रो रहा था तो उसके हाथ और पैर इशारे कर रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने लियाओ की चीखों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वह उसके सामने लगातार फैल रही रोशनी को मापता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने आसपास की हर चीज के बारे में पूरी जिज्ञासा की स्थिति में था। वह विशेष रूप से पुल पर बिछी क्रिस्टल रेल लाइन और आने वाली चिल्लाती क्रिस्टल रेल ट्रेन के बारे में उत्सुक था। उसके चेहरे पर जो भाव उभरे वे और भी अधिक प्रभावशाली थे। इसमें एक शरारती बच्चे के आनंदमय विचार शामिल है जिसने एक नया खिलौना खोजा था। अगले सेकंड में रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास खेती के 40 सहस्राब्दी, अध्याय 10, किसी भूत द्वारा आविष्ट। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL खेती की 40 सहस्राब्दियाँ, C10, किसी भूत के कब्जे में, अध्याय 10, किसी भूत द्वारा आविष्ट। अनुवादक एश स्ट्रिवोन, संपादक जेफरी_लांसेंट। हाई स्पीड क्रिस्टल ट्रेन तेजी से आगे बढ़ी। अंडे के फूटने की तरह एक पवा के साथ बूढ़े आदमी को सिर पर चढ़ा दिया गया। वह 1 मिलीसेकंड में बिखर गया। सार ऊर्जा की मूसलाधार उछाल की बमबारी के तहत अंग और हड्डियां टूट गईं और विघटित हो गईं। उसे सेलुलर स्तर तक पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और ग्रह के चेहरे से गायब हो गया। लियाओ ने जो कुछ देखा वह लाल रंग की चमकीली चमक थी और रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गया। उसने अपने दिल के भीतर से कुछ हद तक असहाय आह भरी। आर्टिफैक्ट कब्रिस्तान में पले बड़े होने के कारण, जहां खतरों से भरा भयानक वातावरण था, शवों का सामना करना उनके लिए सामान्य बात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने अलौकिक सपनों में अनगिनत मौतों का अनुभव किया, और इसलिए जब मृत्यु का मुद्दा आया तो लियाओ सामान्य प्रकार के व्यक्ति नहीं थे जो आतंक या अस्वस्थ भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करेंगे। फिर भी अंततः यह अभी भी एक जीवित प्राणी था और इस जीवन के इस दयनीय तरीके से उसके सामने खत्म हो जाने से उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये बूढ़ा आदमी शायद एक कृषक था जो पागलपन में पड़ गया, पागल हो गया। यही एकमात्र कारण है कि कोई इस तरह का पागलपन भरा कदम उठाएगा, लियाओ ने मन ही मन सोचा। इस छोटी सी दुर्घटना से क्रिस्टल ट्रेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी तेज गति बनाए रखते हुए चलती रही। वह चला गया, कभी वापस न लौटने के लिए तेजी से क्षितिज में गायब हो गया। हर दिन यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, इसे रोकने में मदद करें। विज्ञापन।
प्रभावशाली प्राकृतिक ट्रिक जो आपके अंदर के मर्द को जगाए। छोड़ें। विज्ञापन। शहर ऐसे ऐप को नमस्ते कहें जो आपको प्रतिदिन $100 अमीर बनाता है। विज्ञापन। ली याओ को पता था कि क्या होगा। ट्रेन में सुरक्षा गार्ड होंगे जो निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस विभाग को इस मामले की सूचना देंगे। वहां सेना भी थी, वे बड़ी संख्या में अपनी सैन्य पुलिस के साथ यहां पहुंचेंगे। वह एक मेहतर था जो आर्टिफैक्ट कब्रिस्तान में स्क्रैप इकट्ठा करता था। ये कहा जा सकता है कि उनके कार्य कानून की सीमा पर थे। हमेशा की तरह लियाओ किसी भी तरह की परेशानी पैदा न करने के लिए सैन्य पुलिस से निपटने से दूर रहेंगे। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने कदम तेज किए और पुलिया से गुजर गया। फिर भी वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक अलग विमान में जो उसके लिए अदृश्य था, एक पारदर्शी क्रिस्टल मानव रूप जो रहस्यमय बूढ़े आदमी की हूबहू कार्बन कॉपी जैसा दिखता था, ठीक उसी स्थान पर दिखाई दिया जहां रहस्यमय बूढ़ा आदमी पुल पर खड़ा था। रेल की पटरी। बूढ़ा आदमी अपने आसपास का आकार देखकर कुछ हैरान लग रहा था। आखिरकार बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं और तीव्र क्रोध की स्थिति में आ गया। पारदर्शी क्रिस्टल आकृति अचानक असंख्य अचिन्हित और निराकार टुकड़ों में बिखर गई, चांदनी में अपवर्तित और चमकती हुई हजारों हजारों भव्य तितलियों की तरह चमक रही थी जो अपने पंखों का उपयोग कर उड़ रही थीं। बिना किसी चेतावनी के वे चुपचाप ली याओ के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। ठंड है। ली याओ को हड्डियों को कंपा देने वाली भयानक हवा महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कान के पास चुपचाप कोई बिल्कुल प्राचीन और रहस्यमय भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। यह एक अकथनीय आतंक था, एक अवर्णनीय भयावहता। उसने अनायास ही कंपकंपी का झटका दिया। विचित्र, ये सचमुच बहुत विचित्र है। उसके कुछ बाल अपने सिरे पर खड़े थे और उसका खून ठंडा हो गया था। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म सीधी की और बस दौड़ना शुरू कर दिया। तर्क के अनुसार जब कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है तो उसके चारों अंग हिलने लगते हैं और उसके शरीर में गर्मी पैदा होने लगती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियाओ कितना भाग गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी गति को चरम बवंडर जैसी सीमा तक बढ़ा दिया, उल्टी के बिंदु तक। उसकी आत्मा में हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंडक शरीर के पीछे एक छाया की तरह बिना अंत के चलती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों की हड्डियों में कीड़े हों जो उसे इंच इंच निगल रहे हों। वह लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा और घर के दरवाजे से कूद गया। उस समय तक उसका पूरा शरीर बर्फ के टुकड़े में जम चुका था। लेकिन अगर कोई उनके बाहरी रूप को देखे तो उन्हें वास्तव में उनका चेहरा लाल, भौहें पसीने से लथपथ और उनका पूरा शरीर हवा में उठती भापवाष्प की सफेद धुंध से घिरा हुआ मिलेगा। यह एक अकथनीय विचित्रता थी। छोटा काला, मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। जल्दी से मुझे मेरे बिस्तर तक ले आओ और फिर दवा के डिब्बे से बुखार रोधी औषधीय कलाकृति ढूंढो। ली याओ ने अस्पष्ट भाषा में बात की। उसकी दृष्टि में अंधेरा फूट पड़ा। उसकी पलकों का ऊपरी और निचला हिस्सा लगातार लड़ रहा था। वह ब्लैकविंग तलवार के उड़ने का इंतजार करने में असमर्थ था। उसके पैर कमजोर हो गए थे और वह पहले ही फर्श पर गिर चुका था। उसने एक घरघराहट दी और पूरी तरह बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरे दलदल में धंस गया हो। उसकी पांचों इंद्रियां व्यावहारिक रूप से शून्य हो गईं। वह निरंतर घोर अंधकार में था। तारांकन, ये कभी खत्म नहीं होने वाला था। अंततः इससे ठीक पहले कि वह पागल होने वाला था, ठीक इससे पहले कि वह इस अनंत दुनिया में करोड़ों देवताओं से प्रार्थना करने जा रहा था कि वे बस ये सब समाप्त कर दें, उसका पूरा शरीर ढीला हो गया और अंधेरा पीछे हट गया। घटता हुआ ज्वार। उसने एक बार फिर ताजी हवा में सांस ली और जिस हवा में उसने सांस ली वह अब तक ली गई किसी भी हवा से 100 गुना ज्यादा ताजी थी। ये कैसी जगह है? लियाओ ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, कुछ हद तक हतप्रभ महसूस कर रहा था। वह अवचेतन रूप से जानता था कि वह एक खतरनाक और डरावने दुःस्वप्न में गिर गया है। हालांकि ये दुःस्वप्न उससे भिन्न था जब वह अलौकिक स्वप्न पर गया था। ये सपनों की दुनिया बेहद स्पष्ट थी, जिसमें प्राचीन युग के मजबूत तत्व शामिल थे। वह एक अतुलनीय विशाल सैन्य मैदान के ऊपर खड़ा था। सभी दिशाओं में अनगिनत संख्या में विशाल हथियार और ऊंची ऊंची कांस्य प्रतिमाएं थीं जो बादलों के पार पहुंच रही थीं। उन्होंने 100 एकड़ से अधिक के इस विशाल क्षेत्र को घेर लिया और यह जमीन आश्चर्यजनक रूप से आकाश में तैरते हुए पहाड़ की चोटी पर स्थित थी। नीचे किनारे पर एक अविस्मरणीय दृश्य था। विशाल काले समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। खून की मर्दाना गंध और धुंधली आकृतियों के बदबूदार पसीने ने ली याओ के नथुनों पर आक्रमण किया और बदबू से उसे लगभग मार डाला। उसके आसपास अच्छी तरह से विकसित अंगों, चमकीली उभरी हुई मांसपेशियों और भयंकर चेहरों वाले हजारों मांसल ह्यूमनॉइड्स थे। इनमें से प्रत्येक शौकीन ह्यूमनॉइड के कंधों पर एक हथौड़ा था जिसका वजन 1000 पाउंड से अधिक लग रहा था। अभ्यास में संलग्न रहते हुए उन्होंने कोई ऊर्जा नहीं बचाई। बूम बूम बूम, कई हजार पाउंड के हथौड़े एक साथ फर्श पर टकराए जिससे पूरे तैरते पहाड़ का आधार कांप उठा और हिल गया। इस समय लियाओ सदमे की स्थिति में थी। उसे पता चला कि वह अप्रत्याशित रूप से इन 9 फुट लंबे हटे कट्टे दिग्गजों में से एक बन गया था। यहाँ तक कि उनका लुक भी पूरी तरह से बदल गया था। उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ से छुआ और उसे दाढ़ी का ठूंठ महसूस हुआ जो लोहे की सुइयों जैसा था। उसने अपने हाथ में पेड़ के आकार जैसा ही लोहे का हथौड़ा पकड़ रखा था। उसकी कुंडलित रस्सी की पकड़ रगड़ खाकर उसकी हथेली में टूट गई थी और उसके खून में भीग गई थी। इस सैन्य मैदान के सामने एक विशालकाय था जो अन्य सभी दिग्गजों से 2 गुना बड़ा था। ये बिल्कुल मानव जाति का नहीं, एक टाइटन था। जैसे ही उसने अपनी बड़ी तांबे की घंटी वाली आंखें खोली, वह चमकने लगा और तूफान की तरह चिल्लाने लगा, आप 3527 बेकार लोग, आपको पहले ही आधिकारिक तौर पर 100 स्मेल्टिंग गिल्ड के तहत भर्ती कर लिया गया है और आप 100 के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता बन गए हैं। प्रगलन गिल्ड, यह आपके पूर्वजों के संचयी प्रयासों का परिणाम है, 3 पीढ़ियों की खेती से निर्मित सौभाग्य है। हम 100 स्मेल्टिंग संप्रदाय इस ग्रैंड फोवर्ल्ड के भीतर सबसे महान और सबसे शक्तिशाली क्राफ्टिंग गिल्ड हैं।
हमारा संग सख्त है। भले ही आपके पास इस समाज में सबसे छोटी और सबसे प्राथमिक नौकरी हो, आपको भी अपना जीवन खेती में लगाना होगा। निम्न श्रेणी के श्रमिकों के रूप में प्रत्येक दिन आप में से प्रत्येक को 3000 पाउंड पानी लाना होगा, 50 पेड़ों को काटना होगा और कम से कम 10 थॉर्नरिज शार्क का शिकार करने के लिए नीचे एबिसल सागर की यात्रा करनी होगी। ये तुम्हारा भोजन होगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको 100 स्मेल्टिंग गिल्ड की फाउंडेशन तकनीक लेस देन 108 हैंड्स कैस गेल हैमर तकनीक ग्रेटर देन में विकसित होना चाहिए। जब तुम सब मेरी बात सुन चुके हो तो बेकार बकवास करते हो। प्रतिदिन आपको अपने लोहे के हथौड़ों को 10,000 बार घुमाना चाहिए और प्रत्येक झूले में कोई कमी नहीं हो सकती। जब आप इस शुद्ध और चिल्कम स्मेल्टेड फर्श के भीतर एक गहरे छेद को खोदने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको मेटल फोर्ज वर्कर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और आप उच्च गुणवत्ता की तकनीक विकसित करने में सक्षम होंगे। खेती करो, खेती करो, खेती के लिए मुझे अपना जीवन दो। ओ यामिंग, तुम मंदबुद्धि की तरह किसके लिए खड़े हो? आप खेती क्यों नहीं कर रहे हैं? ली याओ को अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा था जब उन्हें पता चला कि ह्यूमनॉइड्स का पूरा समूह उन्हें अत्यधिक दया की नज़र से देख रहा था। उसका हृदय तुरंत ठिठक गया। सामने से उग्रता और द्वेष से भरा बवंडर आया। यह विशाल टाइटन 100 मीटर से अधिक दूर से आ रहा था। पलक झपकते ही टाइटन ने एक कौशल का उपयोग करके उसके ठीक सामने आ गया। टाइटन ऊपर उठ गया और उसने ली याओ को घूर कर देखा। ओ यमिंग, कल तुम रात के खाने में बकवास कर रहे थे। आप ही वह व्यक्ति थे जो भविष्य में 100 स्मेल्टिंग गिल्ड के गिल्ड लीडर बनने के बारे में कुछ पागलपन भरी बातें कह रहे थे। क्या गलत? आपको नहीं लगता कि लेस देन कैस गेल हैमर तकनीक ग्रेटर देन बहुत अल्प विकसित है कि इसे विकसित करना आपके फ्यूचर गिल्ड लीडर के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा अनुभव कराऊंगा कि 108 हाथ वाली कैस गेल हैमर तकनीक कितनी भयानक हो सकती है। मरना। टाइटन के हाथ की जोड़ी खुल गई। काला धुआं उसके हाथों की हथेलियों में संघनित हो गया और विशाल हथौड़े में बदल गया जो ली याओ की खोपड़ी से भी बड़ा था। वह नाचने लगा जिससे तेज हवा चलने लगी और ये ली याओ के सिर पर लगा। ली याओ ने अभी भी प्रक्रिया नहीं की थी कि क्या चल रहा था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि जैसे जैसे वह हवा में उड़ रहा था उसके पंखों की एक जोड़ी बढ़ गई और उसका सिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका आकार 10 गुना बढ़ गया हो। वह अपने दिल में लगातार चिल्लाता रहा, इस बकवास के साथ क्या गलत है? N0 वेलबीन ने इस अध्याय के प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें।